हेलो बच्चों। आइए, आज हम क्लास 10th के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं उन कहाँ कहाँ से आपके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उनको अपन देखेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट में आइए। चैप्टर फर्स्ट में इन बाकी को तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ आज इम्पोर्टेंट की बात करूंगा। तो सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं चैप्टर फर्स्ट में वो आपके बनेंगे इरेशनल से। इरेशनल से बनेंगे। यहाँ से कैसे बनते ऑब्जेक्टिव, तो इनको आप याद रखिए ध्यान से, इनके एग्जाम्पल्स से। यहाँ से आपका सबसे ज्यादा बार ऑब्जेक्टिव बनता है। ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से बनेगा, जैसे मान लो √2 आ गया, आपसे पूछेगा √2 इज डैश नंबर। ये √2 कौन सा नंबर है, तो ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। कौन सा हो जाएगा, इरेशनल नंबर। इस टाइप से बनेंगे आपको ऑब्जेक्टिव। तो आपको इनको व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेना, कौन कौन √p भी इरेशनल है, जहाँ p एक प्राइम नंबर, √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, √7 इज इरेशनल। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो आपका इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से बनेगा। ऑब्जेक्टिव आपका ये क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो आप इसे ध्यान से देखिए, क्या है ये है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of primes, and this factorization use is unique apart from the order in which the prime factor occur। यहाँ से दो नंबर में भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। इसको देखो 2025 में पूछा गया 2 मार्क्स में। ठीक, तो इसलिए ये आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है, फिर 1 मार्क्स में, तो इसको अच्छे से पढ़ ले। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला जो बन सकता है वो है ये वाला। ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, देखो यहाँ से पूछा जाएगा कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ कार्ल फ्रेडरिक गोस। कार्ल फ्रेडरिक गोस का टाइम पीरियड क्या है, या फिर हु वाज द प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन, तो वो है कार्ल फ्रेडरिक गोस। ठीक है, तो कार्ल फ्रेडरिक गोस का टाइम पीरियड है 1777 टू 1855, और प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन पूछा जाए तो कार्ल फ्रेडरिक गोस। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव ये यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो ये यहाँ से बन सकता है आपका इंपॉर्टेंट अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, ये √p इज इरेशनल नंबर। √p कौन सा नंबर है, इरेशनल। √p की जगह √2 √3 √5 √7 कुछ भी आ जाए, वेयर p इज प्राइम नंबर है। क्लियर। अगला ये है इंपॉर्टेंट, एचसीएफ इंटू एलसीएम या एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अगला इस तरीके से पूछा जा सकता है, एचसीएफ ऑफ पी क्यू इंटू एलसीएम ऑफ पी कोमा क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, तो p इंटू क्यू। अगला और आपसे पूछ ले इस तरीके से घुमा करके, तो एलसीएम यहाँ पर दे दे आपको, क्या दे दे, यहाँ पर दे दे ए और बी इंटू एस सी एफ, ब्रैकेट में दे दे ए बी, तो इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब ए इंटू बी। क्लियर, इस तरीके से। तो ये कर लेना है आपको, बाकी ये ऑब्जेक्टिव है, आप रोक करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से वीडियो को। ठीक, ये सारे आए हुए ऑब्जेक्टिव भी है, जैसे पूछा गया अभी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया। क्या पूछा गया, एस सी एफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। √2 इज एन, देखो 23 और 25 में पूछा गया, तो कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक, √p इज कोल्ड, तो ये इरेशनल नंबर है, वेयर p इज कोल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, ये देखो एक और पूछा गया, √3 इज एन इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो इनको अच्छे से करना है आपको। अब आगे बढ़ते, और भी दे रखे इसमें, आप इनको पढ़ लेना एक बार। अब चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं, तो चैप्टर 2 में जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके, चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ मैं करवा रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर वो आपका है डिग्री। क्या है, डिग्री। तो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है डिग्री को। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसी को बोलते हैं डिग्री। उसे क्या बोलते हैं, डिग्री। डिग्री की एक और डेफिनेशन, इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल, पी एक्स क्या है, पोलिनोमियल है, किसमें, एक्स में। इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल इन एक्स, the highest power of x, highest power of x in px is called the degree of the
पोलिनोमियल। मतलब यदि आपका कोई पोलिनोमियल x में है तो उस पोलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर होती है, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। क्लियर? अगला यहाँ पर जो टाइप्स बता रखे हैं इनसे बन जाता है आपको ऑब्जेक्टिव, तो ध्यान से देखिए किस तरीके से बन जाता है आपके। तो ये रहे, देखो यहाँ से अभी पूछा भी गया था 2025 में कि ये जो है एक ऐसा पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल हुज डिग्री 3 इज कॉल्ड एज पोलिनोमियल, तो वहां पर आ जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। तो आप ध्यान सुनिए, कभी लीनियर का बने तो कैसे आएगा कि ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड, तो लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक कौन सा होता है? ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ से बनते हैं, ये इनके स्टैंडर्ड फॉर्म है, इनको भी देख लेना आप। एक्स प्लस बी लीनियर का है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक का, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स ये क्यूबिक का है। तो यहाँ से जीरोस भी पूछे जाते हैं। लीनियर में कितने जीरोस होते हैं? तो जितनी डिग्री होती है उतनी जीरोस थी, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3। अभी और आगे आ जाएंगे, मैं आपको आगे और अच्छे से बता दूंगा इनको। क्लियर है? अगला जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है वो आपका बन सकता है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल से। तो मोनोमियल से कैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा? तो इनको ध्यान से देखिए आप, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है? ऐसा पोलिनोमियल जिसमें कितनी टर्म होती है? 1 टर्म होती है, ये मोनोमियल होता है। बाइनोमियल में 2 टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म। ए पोलिनोमियल ऑफ 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल, 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो इनको ध्यान से पढ़ लेना। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से बनेगा। अगला क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पूछा गया अभी है। किस तरीके से? तो देखिए यहाँ ध्यान से, देखो ये है अगला, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस और सॉल्यूशन ऑफ ए पोलिनोमियल इज इक्वल टू इट्स डिग्री। मतलब किसी भी पोलिनोमियल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, जब अपन जैसे सॉल्व करते हैं किसी पोलिनोमियल को, तो उनके जो आंसर्स आते हैं उनकी बात कर रहे हैं, उन्हीं को सॉल्यूशन बोलते हैं अपन, और उन्हीं को यहाँ पोलिनोमियल है तो जीरोस भी बोलेंगे। तो उनके जो जीरोस होते हैं वो कितने हो सकते हैं? उनकी डिग्री के इक्वल। अब डिग्री के इक्वल कैसे रहेंगे? जैसे लीनियर है तो लीनियर पोलिनोमियल की अधिकतम कितनी डिग्री हो सकती है? तो अधिकतर 1 डिग्री होती है। तो 1 डिग्री रहेंगे तो उनके जीरोस भी 1 रहेंगे और सॉल्यूशन भी 1 रहेंगे। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसकी 2 डिग्री होती है, तो 2 जीरोस 2 सॉल्यूशन, और क्यूबिक है तो 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं। यहाँ से अगला जो इंपॉर्टेंट बन सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल बन सकता है। लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स प्लस बी होता है, इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। वहीं पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस पूछे तो माइनस बी अपॉन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछे सी अपॉन है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा जाए तो ये होता है आपका पैराबोला। क्लियर है? इनको ध्यान से पढ़ लेना आप एक बार। ठीक, किसी को पीडीएफ की आवश्यकता हो तो ये मिल जाएगी हमारे इन नंबर पर, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो। अब देखो आगे आप ध्यान से, अब क्यूबिक पोलिनोमियल पर चलते। क्यूबिक पोलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इसमें जो आपको ये सम ऑफ जीरोस वाले जो है क्यूबिक पोलिनोमियल, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है। वहीं पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, और यहाँ तीनों ही प्रोडक्ट हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस डी। इन्हें याद रखें आप, यहाँ तो सिंगल सिंगल टर्म है। क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू यहाँ है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ टू टर्म है प्रोडक्ट में, या तीनों ही प्रोडक्ट में, माइनस बी अपॉन है, सी अपॉन है, माइनस डी अपॉन है। सम ऑफ टू पोलिनोमियल इज पोलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज पोलिनोमियल। क्लियर है? अब आ गए ये आपको बता दिए हैं, ये आप इनको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, पूछे गए ऑब्जेक्टिव है। जैसे मैं कुछ बता भी देता हूँ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल, तो कितने हो जाएंगे? 1। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक, ये देखो पूछा गया 2022 और 25 में। पी एक्स इज ए पोलिनोमियल इन एक्स, द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड, डिग्री आ जाएगी इसकी, क्या आ जाएगी? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, इसी टाइप से ये जो और इनको कर लें, राइट द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल,
इनके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछ ले आपसे, सम ऑफ जीरोस, जो भी पूछा जाए तो इन्हें आपके सामने ही दिखाई दे रहा है, आराम से इनको आपको करना है। ठीक, जैसे मैं करवा भी देता हूँ आपको कुछ और प्रैक्टिस, ध्यान दीजिए आप। ये रहा, जैसे यहीं से देख लीजिए, ये लीनियर का तो हो चुका है ऊपर भी। अब ये देखो, एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 कैन हैव एटमोस्ट 2 जीरोस, तो ये ट्रू है। यदि किसी पोलिनोमियल की 2 डिग्री है तो 2 जीरोस होते हैं, अभी मैंने बताया था। व्हाट इज द डिग्री ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, ये नीचे वाले में डिग्री पूछी गई है आपसे लीनियर पोलिनोमियल की, तो इसकी डिग्री कितनी होती है, तो लीनियर की डिग्री होती है 1। उसके बाद क्या पूछा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो ये आपको पता है सम ऑफ जीरो से माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। यदि यही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा गया है ये नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। अब यहाँ व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल, तो कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल की पावर 3 होती है, तो जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट ये है, ये पूछे गए हैं, अब इनको ध्यान से देखिए आप, क्या क्या पूछे। तो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज, तो इसमें क्या वैल्यू हो जाएगी, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी सी अपॉन ए। ठीक, अल्फा प्लस बीटा पूछते हैं तो माइनस बी अपॉन ए हो जाती। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्यूबिक पोलिनोम, ये सॉरी, ये जो पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, इसमें आपको इसके जीरोस बताने हैं, तो आसान सा है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट वैल्यू निकालनी उस कंडीशन में, आप इसको ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, इक्वल में 0 पुट कर दीजिए। अब यहाँ से इस 3 को उधर भेज दीजिए, x इक्वल्स टू 3 हो गए। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस लग जाएगा और बन जाएगा आपका √3, तो मतलब प्लस के √3 और माइनस के √3, ऐसे ही कुछ भी आ जाए तो आप ध्यान रखें, यहाँ पे जो वैल्यू है उसकी प्लस माइनस रूट लगा दीजिए। ठीक, जैसे नीचे आएंगे और भी आपको बता देंगे अभी। इफ अल्फा एंड बीटा, नेक्स्ट रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन ए। क्लियर है। अब अगला है, ये रहा आपके सामने। ठीक, देखो ध्यान से, क्या है, द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो ये माइनस बी अपॉन ए फिर से आ गया। हाउ मेनी जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, कितना आ गया, 3, ये पूछे गए हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द ग्राफ फॉर्म ऑन ग्राफ पेपर इज, तो ग्राफ पेपर पर जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आप ग्राफ निकालते हो तो पैराबोला आता है। ठीक है, यदि लीनियर की बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आ जाता। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3 में जो इम्पोर्टेंट, आइए बच्चों, अब हम चैप्टर 3 की तरफ बढ़ते आगे। ये चैप्टर 3 आपका, चैप्टर 3 में क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। क्लियर, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा जाता है आपसे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, तो यहाँ पर है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स है दूसरा वाई है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, लीनियर मीन्स पावर 1 रहेगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन, तो इसको हो जाएंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्लियर है। यहीं से नेक्स्ट है आपका थर्ड है, जैसे क्या थर्ड, कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, उसका क्या होता है, तो ax प्लस बी होता है, इसमें 1 वेरिएबल है x, और लीनियर इक्वेशन है मतलब 1 पावर, इक्वेशन मतलब इक्वल में 0 भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ। क्लियर। नेक्स्ट पूछा गया है, ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो ओनली 1 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ से आपसे पूछा जाए ग्राफ, किसका ग्राफ पूछा जाए,
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाली जो इक्वेशन होती है, जो अभी ऊपर पढ़ी थी अपन ने, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जिसमें से आपका एक ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा। तो इस टेबल को ध्यान समझिए आप सभी और ध्यान से देखिए। ये यहाँ पर है आपके सामने टेबल। ठीक, अब क्या है टेबल का मामला? तो यहाँ पे जब आपको इक्वेशंस दी जाएगी, आप उन्हें सोल्व करोगे, तो इन इक्वेशन को सोल्व करने के बाद यदि आपके रेशियो इस तरीके से आते हैं, a1/a2 क्या आते हैं? a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। नॉट इक्वल लग रहा है बीच में, तो इनकी लाइंस इस तरीके से रहेगी, एक दूसरे को क्या करेगी? इंटरसेक्ट। क्या करेगी? यहाँ पर इनकी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इनमें सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन कितने रहेंगे? तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, जैसे अपन बोलते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और लाइंस कैसे रहेगी? कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट रहेगी। जब सारे रेशियो इक्वल होते हैं, मीन्स a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तो इसमें लाइंस कोइंसिडेंट रहेगी। कोइंसिडेंट लाइन मीन्स इस तरीके की लाइन रहेगी, बिल्कुल एक के ऊपर एक लाइन। क्लियर है? इसमें सॉल्यूशन कितने रहेंगे? तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रहेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसमें लाइंस कैसी रहेगी? तो इसमें लाइंस रहेगी डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। कैसी रहेगी? डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। क्लियर? ये रहा डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट आपके पास है ये है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो जब इस तरीके से दो रेशियो इक्वल है, a1/a2 इक्वल है b1/b2 को, और इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल लग रहा है यहाँ पर c1/c2, तो लाइंस कैसी रहेगी? पैरेलल लाइन रहेगी आपकी, दोनों लाइंस कैसी रहेगी? पैरेलल। क्लियर है? और नेक्स्ट है, इसके सॉल्यूशन पूछे जाए आपसे तो कैसे सॉल्यूशन हो जाएंगे? तो इनके कोई सॉल्यूशन नहीं रहेंगे। लाइंस कैसी रहेगी? ये इनकंसिस्टेंट रहेगी। तो आप ध्यान रखिए, जिनके सॉल्यूशन होते हैं, किनके? जिनके भी सॉल्यूशन रहते हैं, चाहे वन सॉल्यूशन रहे, चाहे वन सॉल्यूशन रहे या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रहे, तो उनमें लाइंस कंसिस्टेंट रहेगी। यदि सॉल्यूशन नहीं है तो लाइंस कैसी रहेगी? इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन का कैसे पता लगाएंगे? तो देखो, ये दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, ये इक्वल नहीं है, तो मतलब इनके वन सॉल्यूशन हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ सारे इक्वल है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा नो सॉल्यूशन। क्लियर है? तो इस टेबल को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव भी और भी पूछे गए, ये ऑब्जेक्टिव है, इनको कर लीजिए आप, जैसे और भी प्रैक्टिस करवा देते हैं आपकी। ये आपसे पूछा गया है पहला, इन द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 3, देन y इक्वल्स टू, तो या x की प्लेस पर 3 पुट कर दीजिए। ये आपकी इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, तो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 8 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा? 5। क्लियर? ये आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5। नेक्स्ट ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। नेक्स्ट पूछा गया है कि जब आपका रेशो a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 हैज, तो इसके सॉल्यूशन कैसे रहेंगे? तो इसमें जो ऑप्शन दिए उस हिसाब से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, जो अभी ऊपर बताया था आपको। यदि ये कंडीशन है तो इसकी तो ये यूनिक सॉल्यूशन किसके होते हैं? तो ये होते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। नो सॉल्यूशन की कंडीशन आती है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू हो जाता है c1/c2। ये सब ऊपर आपको पढ़ा चुके हैं। क्लियर? अब यहाँ से ये आए हुए और भी इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे जल्दी से देखिए आप, ये रेशियो दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। ठीक, आगे और आपसे क्या पूछा गया है? इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी, यदि ये कंसिस्टेंट है तो लाइंस कैसी रहेगी? तो
आपकी कंसिस्टेंट में लाइंस आपने पढ़ी हुई इंटरसेक्टिंग भी होती है और उसके बाद कोइंसिडेंट भी होती है, ठीक, दोनों ही रहेगी। नेक्स्ट है आपका द कंडीशन ऑफ फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन पूछी गई है तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ये हो जाएगी a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ठीक। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये आपको और भी मिले हुए हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इन केस a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तो इसमें आपसे पूछे गए ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो यहाँ सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो सारे इक्वल है तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट ये है तो इनको सोल्व कर लीजिए आप। यहाँ से 1/-3 आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 2/6 है तो ये 1/-3 हो जाएगा। ये दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, 2 रेशियो इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है, तो इसका नो सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक, इस तरीके से। ये एक और है यहाँ पर जो पूछा गया इंपॉर्टेंट, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट पूछा गया है, तो डिपेंडेंट है और कंसिस्टेंट होता है इसमें सी में, किसमें हो जाएगा, सी में हो जाएगा। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। कुछ और भी है, जैसे 10th वाला x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, x इक्वल्स टू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। जैसे मैंने ऊपर सोल्व करके बताया था, आप सोल्व कर लीजिए, इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दीजिए, y क्या जाएगी, 1 जाएगा, उधर माइनस हो जाएगा। फिर पूछा गया आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल x एंड y, तो ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं अपन। अगला चैप्टर अपना चैप्टर 4, ठीक है, कौन सा है, चैप्टर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका। नेक्स्ट चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब यहाँ ध्यान सुनिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका जो चैप्टर है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहला है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो ए इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, या फिर द इक्वेशन हुज डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, ये है आपकी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपसे पूछा जाए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, और जहाँ पे बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पर ए इज नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पूछा जाए तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है आपका एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, ये अंडर रूट है, पूरा आएगा ये, क्लियर है, अंडर रूट, फिर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, क्लियर। ये x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। किसने दिया था इसको, श्रीधराचार्य ने दिया था 1025 में। यहाँ पर लिखा भी हुआ है इन सेंचुरी ईयर 1025 इरा, इन सेंचुरी इरा 1025 श्रीधराचार्य ड्राइव्ड अ फॉर्मूला इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद में आगे और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है क्या है, कि यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको क्या बोलते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप्स का आपका नेचर ऑफ रूट्स है। 2 डिस्ट्रिक्ट रियल रूट होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप सोल्व करते हो और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, मीन्स जो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, तो 2 डिस्ट्रिक्ट रियल रूट होते हैं, 2 इक्वल रियल रूट होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0 आ जाता है। नो रियल रूट होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन या डी लेस देन 0 आ जाता है उस कंडीशन में। फिर आपके नोट यहाँ पर है एक इम्पोर्टेंट, ध्यान, इसको एक और नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखा आप, कोइंसिडेंट रूट्स भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट रूट्स, टू इक्वल रियल रूट को कोइंसिडेंट रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर है द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये जो है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जीरोस, एंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 आर सेम। इनके जो जीरोस है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मैक्सिमम 2 रूट्स और 2 जीरोस और 2 सॉल्यूशन,
ठीक है, तो इक्वेशन है तो यहाँ जीरोस नहीं आएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा और रूट्स आ जाएगा। यदि ये पोलिनोमियल होता तो जीरोस भी आ जाता। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट ये पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव्स, इनको पढ़ लीजिए आप एक बार ध्यान से। जैसे ये तो सोल्व करना पड़ेगा आपको, इनको सोल्व कर लीजिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सोल्व करना याद है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इसको भी सोल्व कर लेना आप, जैसे मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है आपका एक्स स्क्वायर, अब यहाँ मल्टीप्लाई करने पर 4 और प्लस माइनस, तो -2x फिर आ जाएगा +4 इक्वल्स टू 0। तो इसको सोल्व करोगे तो x कॉमन ले लोगे, ये आ गया x-2। यहाँ से -2 कॉमन ले लोगे तो ये आ गया x-2। तो x-2 मीन्स यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो 2 आ जाएगा, दोनों का क्या आ जाएंगे, 2 आंसर आएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है ये जो यहाँ क्वेश्चन है या रूट्स पूछे जाते हैं, एक बार और ध्यान से समझिए आप इसको, कि इसके मैंने आपको बताया अभी रूट्स, तो इसमें रूट्स नहीं पूछे गए, इसमें आपके डिस्क्रिमिनेंट पूछे गए हैं। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं अपन d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के थ्रू। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए आप, जैसे ये a की वैल्यू 1 है और आपकी b की वैल्यू -4 है, तो -4 का स्क्वायर पुट कर दोगे आप। फिर क्या है 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू भी 4 है, ठीक। और इसको सोल्व कर लेना तो आपका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 0। 4 4 जा 16 और इधर भी आ जाएगा 4 4 जा 16, 16 माइनस 16 कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो अगला है आपका, इफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 then the 0 is 0 then the quadratic equation। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट वो 0 है, तो उसके रूट्स कैसे होंगे, तो विल हैव 2 इक्वल रियल रूट रहेंगे। क्लियर है। यदि ग्रेटर देन होता तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होता है, यदि लेस देन होता तो नो रियल रूट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, विल हैव 2 इक्वल रूट्स। नेक्स्ट यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 नो रूट्स आर रियल, मतलब इसमें कोई रियल रूट नहीं है। तो रियल रूट कब नहीं होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या होता है, 0। तो इसके रियल रूट नहीं होते हैं, इस कंडीशन में इसके इमेजिनरी रूट्स होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स, इसके कोई रियल रूट नहीं है। तो जो आपकी कंडीशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, रियल रूट नहीं होने पर तो ये बनती है आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। क्या बनेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तब इसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, ठीक। इसी टाइप से इक्वेशन सोल्व करके आपको बतानी है। फिर आगे पूछा हुआ है, श्रीधराचार्य ड्राइव्ड अ फॉर्मूला नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक इक्वेशन दी गई है, तो ये ट्रू है, क्योंकि x की एक वैल्यू 0 है और x की एक वैल्यू इसमें से क्या आएगी, 1 आएगी। इसको सोल्व करोगे, राइट द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला राइट करना, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है, ये d इक्वल्स टू लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसको आपको सोल्व करना है। और नेक्स्ट कुछ और है यहाँ पर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करके बतानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब ये रहा आपका नेक्स्ट, क्या पूछा गया है, इफ ये पूछा गया है, इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच फॉर्म।
ठीक है, तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही हो जाएगी आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये यहाँ पर ये यहाँ ऊपर भी आई थी अपने सामने आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है, ये आपसे पूछा गया है द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, यहाँ रूट लग रहा है तो ये क्या है, ट्रू है, करेक्ट है। क्लियर, इनका आंसर्स भी दिए हुए हैं यहाँ, आप भी एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट अब चैप्टर 5 आ गया है। चैप्टर 5 पे आपका चैप्टर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको भी ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। क्लियर, अब देखिए आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। चैप्टर 5 में आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, जैसे इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसकी वजह से डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाती है पर याद रख लेना। ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच इस टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फिक्स्ड नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉमन डिफरेंस, फिर जनरल फॉर्म ऑफ एपी, उसके बाद इनफाइनाइट एपी और फाइनाइट एपी पूछी जा सकती है। क्लियर है, तो इनको ध्यान समझिए आप। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, द फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, है पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, द लिस्ट सच अस ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो आपकी जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरीके से जैसे जैसे इनफाइनाइट तक आपकी टर्म जाती है। आगे देखो, ये है फाइनाइट एपी और ये इनफाइनाइट एपी। इफ एन एपी हैज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। ठीक, इनका ध्यान रखिए। फिर अगला कॉमन डिफरेंस निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है आपका। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो डी इक्वल्स टू a2 माइनस a1 होता है, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है। अब मैं आगे का आपको बता रहा हूँ, आप इनको पढ़ लीजिए, मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। ठीक, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, इनमें कुछ बता भी देते हैं और कुछ आपको ही करने हैं खुद से। जैसे जो आए हुए वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर पूछा गया इफ a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज ए कॉमन डिफरेंस देन द nth टर्म विल बी। इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी, तो इसकी nth टर्म हो जाएगी a n इक्वल्स टू, क्या हो जाएगी, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगी। अब ये आपको सोल्व कर लेना है, सेकंड वाला जो है ये भी। इसमें आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा हुआ, तो कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 होता है, 1/2 में से 3/2 माइनस कर लेना। ठीक, 1/2 में से क्या माइनस कर लोगे, 3/2। जैसे ये है आपका 1/2 माइनस 3/2, तो ये आपका 2 एलसीएम आ गया, क्या बचा 1 माइनस 3, तो माइनस 2/2, मतलब ये आ गया -1। ठीक, -1 इसका आंसर आ जाएगा। आगे फिर आपसे पूछा गया है यहाँ पर, ये जो एपी दी गई इस एपी की 10th टर्म पूछी गई है। तो एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 10, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके आप यहाँ से फाइंड कर लीजिए इसकी 10th टर्म। ऐसे इनको सोल्व करना है। अगला है ये वाला, ध्यान से पढ़िए आप, क्या है, ये है राइट द जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म तो अभी बताई थी ऊपर, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d इनकी जनरल फॉर्म होती है। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, इसका फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू, या एस इक्वल्स टू बोल सकते हो, n/2 प्लस ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका राइट द फॉर्मूला टू फाइंडिंग द nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ऐसे ये जो और नीचे इन टर्म्स को सोल्व करनी है और इन एपी को सोल्व करके आपको बताना है। नेक्स्ट इन मोर कुछ है इम्पोर्टेंट, जैसे ये nth टर्म का फॉर्मूला है, किसका है, nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, फिर नेक्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, इसका फॉर्मूला क्या है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला है एस इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, ये जब आपको लास्ट टर्म दी हुई रहे उस कंडीशन में यूज करना है। ये है एस इक्वल्स टू एन ब्रैकेट में ए प्लस एल होता है। क्लियर है, इसका यूज करना। ठीक, ये भी बोल देते इसको बहुत बार। एस इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन लिख देते, क्योंकि लास्ट टर्म को nth टर्म अपन ए एन से रिप्रेजेंट करते। यहाँ अगला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर गिवन बाय। तो ये हो जाएगा एस एन इक्वल्स टू एन, फिर है क्या, ब्रैकेट n प्लस वन अपॉन टू। यहाँ पे बोला गया इफ ए बी सी आर इन ए पी देन बी इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन टू वेयर बी इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। तो बी आपका क्या है, अरिथमेटिक मीन है किसका, ए एंड सी का। ठीक है, इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपको एक कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, क्या होता है, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्लियर, इनको कर लेना अच्छे से। ये आपका 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर में क्या है इंपॉर्टेंट, तो 6 चैप्टर में कॉन्ग्रुएंट पढ़ लीजिए, सिमिलर पढ़ लीजिए। टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं कब, इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। क्लियर, सिमिलर क्या होता है, टू फिगर्स हैविंग सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। ठीक, नेक्स्ट अब आगे देखिए आप। ये रहा नेक्स्ट, यहाँ पे देखो टू पॉलीगन्स की सिमिलरिटी और टू ट्राइंगल की सिमिलरिटी है। ये है सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल, क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इन सेम रेशियो। ऐसे ही पॉलीगन्स की बात कर ले तो पॉलीगन्स में पूछा जाता है, तो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, टू पॉलीगन्स, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, their corresponding angle are equal and their corresponding sides are in the same ratio, their corresponding sides are in the same ratio। क्लियर है, ये है। तो इनको ध्यान से पढ़ ले आप। इनके बाद जो इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सिमिलर होते हैं, तो ये अच्छे से देख लेना आप। क्या है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, और ऑल सर्कल के बाद आपके पास क्या हो जाएंगे, ऑल सर्कल के बाद ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, क्या हो जाएंगे, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। ये दिखाई दे रहा होगा, ऑल सर्कल आर सिमिलर। ये है आपको ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, ऑल क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर। क्लियर है। इनके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे ये थे, इसमें कुछ थ्योरम्स और है आगे आपको देखने को मिलेगी, और ये आए हुए ऑब्जेक्टिव भी है। तो नेक्स्ट इनमें इम्पोर्टेंट है, आपसे स्टेटमेंट पूछा जाएगा किसका, थेल्स थ्योरम का, जिसको अच्छे से कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ ध्यान से। क्वेश्चन है राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। तो क्या है थेल्स थ्योरम, तो ये आपका आंसर रहा है। थेल्स थ्योरम में इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द other two sides are divided in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। एक बार और बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना आप सभी।
थेल्स थ्योरम क्या है, जिसी को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पूछा जाए तो इसे पढ़ लीजिए। इफ ए लाइन इज डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी है। इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ, ये यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। क्लियर। ये पूछे गए ऑब्जेक्टिव से जो आपको दिख रहे होंगे नीचे, आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना क्या क्या है। तो यहाँ आपको सबसे पहले जैसे दिखाई दे रहा है, इफ द साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल देन द ट्राइंगल आर, यदि यहाँ पे क्या बोला गया है कि किसी भी दो ट्राइंगल की साइड्स प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो है तो ट्राइंगल कैसे रहेंगे, तो दोनों ही ट्राइंगल हो जाएंगे आपके सिमिलर। इनके आंसर्स भी बता देते हैं, ये आपके दोनों ट्राइंगल किस हो जाएंगे, सिमिलर। ऑल ट्राइंगल आर सिमिलर, क्या सारे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, कौन से होते हैं, तो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे होते हैं, सिमिलर। ईच स्क्वायर इज ऑलवेज सिमिलर हो जाएगा। द डैश ऑफ वर्टिकल एंगल डिवाइड इन ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द टू साइड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बाइसेक्टर्स। क्लियर है। नेक्स्ट है जो आया हुआ है वो पढ़ लेते हैं 6 नंबर पे। द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर, द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर सिमिलर, तो जो नहीं इक्वल, जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। क्लियर है। सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है। टाइम पीरियड ऑफ फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स, जो थेल्स है उनका टाइम पीरियड पूछा गया है आपसे, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 640 टू 546। यहाँ पे बीसी लग रहा है, पहले बीसी 640 टू 546। फिर आगे पूछा गया ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, तो ट्रू हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट पूछा गया द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द सेम रेशियो, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल, तो फॉल्स हो जाएगा। सिमिलर ट्राइंगल का एरिया नहीं इक्वल नहीं होता है, यदि यहाँ कॉन्ग्रुएंट होता कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल तो ये ट्रू हो जाता, बट यहाँ सिमिलर है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है। तो इतनी, ये रहा आपका चैप्टर 7। चैप्टर 7 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप ध्यान से सुने एक एक बात को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका, ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस पूछा गया है तो आपको बताना है x0, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस 0y, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 0। x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा होता है, y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट होता है। क्लियर है। इनके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड इट्स इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहाँ क्या है वाई एक्सिस तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स एक्सिस होगा तो क्या आएगा, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगी एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर है। तो इनको ध्यान से याद रखना। आपको क्या याद रखना है कि जब आपसे पूछा जाए वाई एक्सिस से डिस्टेंस, the distance of a point from the y-axis is called x coordinate और इसी को बोलते हैं एब्सिसा। क्लियर। नेक्स्ट है, अब यदि आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया है कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जब आपको दो पॉइंट दिए हो, कौन कौन से, x1 y1 है और x2 y2, तो उस कंडीशन में जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ये अंडर रूट, क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर है।
यहीं पर डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, आपको दिखाई दे रहा होगा जो डिस्टेंस वो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0 0, यदि 0 0 कोई पॉइंट दिया हो, यहाँ एक्स वाई गिवन रहे, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहीं पर एक बात का ध्यान रखना है, यदि ये x1 और y1 दे देते हैं तो यहाँ भी आ जाता है x1 का स्क्वायर और यहाँ आ जाता है y1 का स्क्वायर। ऐसे ही डिवीजन फॉर्मूला जिसे अपन सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, सेक्शन मतलब इसको डिवाइड गया है यहाँ पे m1 m2 रेशियो के थ्रू। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे ही y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना आप। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं अपन। मिड पॉइंट फॉर्मूला है यहाँ पर इस चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि दो, ये कोई लाइन है तो इस लाइन के बीच में कोई पॉइंट है, तो ये निकालने के लिए इसके कोऑर्डिनेट मान लो ये x1 y1 है और ये क्या है x2 y2। तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, ऐसे ही इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना y की वैल्यू को। तो x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस तरीके से आपके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पूछे गए हैं, तो इनको आपको सोल्व भी करना है। जैसे इनको सोल्व करना है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, या फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से कर लेना। क्लियर है? तो ये 5 का स्क्वायर 25, 25 कितना हो जाएगा 50, 50 को बाहर निकालेंगे 5 5 से 25, तो ये आ गया 5√2 आ जाएगी आपकी डिस्टेंस। क्लियर है? अब ऐसे क्या बोला हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स दिए गए इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो यहाँ आपको लगाना है ये डिस्टेंस फॉर्मूला और इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लेनी। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ और बचे हुए हैं आपके, इन्हें ध्यान से देख लीजिए क्या क्या बचे हुए हैं। तो अगला है आपका ये भी है इम्पोर्टेंट, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, 7.07 आएगी। ऐसे इनको सॉल्व कर लीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला से इनकी भी आ जाएगी। और यहाँ पर डिस्टेंस द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स x कोऑर्डिनेट आएगा, x कोऑर्डिनेट। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x एक्सिस इज कॉल्ड इट्स y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। द डिस्टेंस बिटवीन पूछी गई इन दोनों पॉइंट की, इन दोनों पॉइंट के बीच की यदि डिस्टेंस पूछी गई है तो ध्यान समझिए, ये आपके दोनों पॉइंट रहे, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, ये वाली। उसके बाद में द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट वाई एक्सिस कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट आता है, जबकि यहाँ पर क्या दे दिया इन्होंने, वाई कोऑर्डिनेट दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो 7 7 जब 49 और 1 का स्क्वायर 150, 50 को बाहर निकालेंगे 5√2, यहाँ पर √2 है ये। क्लियर है? क्या है? √2। तो ये करेक्ट है। ठीक, आपको और भी दिए गए नीचे ऑब्जेक्टिव, इनको पढ़ लेना अच्छे से, और इनके आंसर्स भी गिवन है, ये वही है जो ऊपर किए गए हैं वापिस से सारे। ठीक, या मिड पॉइंट फॉर्मूला पूछा गया है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको। मिड पॉइंट फॉर्मूला है तो क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x1 y1 और x2 y2? तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इस तरीके से। क्लियर है? फिर आगे यहाँ पर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या गिवन है, आपसे पूछा गया है कि रेशियो क्या है। अगला है आपका, ये दिया हुआ है कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो यहाँ आपको सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना है। किसका यूज करना है?
सेक्शन फॉर्मूले का। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? तो आपका सेक्शन फॉर्मूला ये है, ठीक। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको गिवन है, इसकी भी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो एक्स वाई है तो यहाँ ऊपर आप ये लगाना रूट, ठीक है। ये हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। इस तरीके से आपको इनको कर लेना है। और कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, अगले वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक। और इसी के साथ इस वीडियो में कंप्लीट करता है। अगले वीडियो में 8 और उससे आगे के चैप्टर्स को ऑब्जेक्टिव भी बहुत जल्दी आपके लिए लेकर के आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। जितनी ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा आपका फ़ायदा और आपके फ्रेंड्स का भी फ़ायदा।